हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत का जो प्रधानमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, इन सब के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जो भी एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं वो सारे एक साथ क्लियर कर लेंगे। फैक्ट टू फैक्ट क्विक रिवीजन होगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जो डिटेल की क्लास होगी वो बाद में अलग से चलेगी। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री के बारे में आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। तो जो प्रधानमंत्री है वह, जैसे मैंने बताया, संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो जो वास्तविक प्रमुख है, जो हमारे भारत का कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख है। अनुच्छेद 74 और 75 आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 74 में बोलता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 74 बोलता है, 74 बोलता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 74, कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा, मतलब मंत्रिपरिषद जो भी होगा उसका एक मुखिया होगा जिसको प्रधानमंत्री बोलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रखना है, मैंने जो ये लाइन बोली ना अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो आपको इसमें से अनुच्छेद 75 तो याद रखना ही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। इसमें आपको नियुक्ति वर्ड भी याद रखना है और राष्ट्रपति भी याद रखना है, ये तीनों याद रखने। अनुच्छेद 75, नियुक्ति और राष्ट्रपति। नियुक्ति इसलिए क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है या मनोनीत होता है। ठीक है, और वहाँ पर हम अचानक से ऐसे इजी से क्वेश्चन देखते हैं और दिमाग घूम जाता है और हम सवाल का हल नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, और कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। क्योंकि देखो, जो प्रधानमंत्री है, हम क्या अलग से प्रधानमंत्री के नाम से वोट डालते हैं? क्या नहीं डालते ना, निर्वाचित कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा के सदस्य, सांसद के सदस्य के रूप में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। ठीक है, सांसद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ता है और निर्वाचित होता है जब। और राष्ट्रपति क्या करता है? जो बहुमत दल का नेता होता है ना, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में है, क्या कार्य करता है, क्या कर्तव्य। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसको हम इस टाइप से देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। जो मंत्रिपरिषद है उसका अध्यक्ष होता है। जो मंत्रालयों का आवंटन होता है ना, मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, उसका आवंटन कौन करता है और परिवर्तन कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा, अपने मन से किसी को भी मंत्री नहीं बना देता। ठीक है, तो उनमें मंत्रियों में जो आवंटन है मंत्रालयों का, उनको परिवर्तन करना है, तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाती है। मान लो एक मंत्रिपरिषद बना है जिसका मुख्य कौन है? प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो जो मंत्रिपरिषद कार्य कर रही थी वो भी विघटित हो जाएगी, वह भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के संबंध में क्या कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के संबंध में क्या कर्तव्य है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है। ठीक है, मैंने कहा ना वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री है, उसी के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। तो नियुक्ति के संबंध में सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल की। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और उनके सदस्य, जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, उनके सदस्य हो गए, उनके अध्यक्ष हो गए, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है और उसके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति के संबंध में क्या कर्तव्य है प्रधानमंत्री का, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए संसद के संदर्भ में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है
राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। ठीक है, तो जो प्रधान मतलब राष्ट्रपति है, मैंने राष्ट्रपति वाले लेक्चर में आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद का सत्र जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो सेशन चाहे शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, बजट सत्र हो, कोई भी सत्र हो, स्टार्ट होने वाला रहता है तो आहूत करता है, यानी बुलाता है, सत्र को बुलाता है। और जैसे ही सेशन का जितना दिन का भी कार्यकाल बैठक हुआ वो चलता है, सत्र चलता है, ठीक है, पर्टिकुलर बैठ के चलती है। और जब सेशन समाप्त होता है तो उसको सत्रावसान कहते हैं, समाप्त होता है उसको, है ना। तो सत्रावसान कौन करता है, समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति। पर किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, परामर्श देता है प्रधानमंत्री कि ठीक है अब आप इस समय ये मानसून सत्र बुला लीजिए, शीतकालीन सत्र बुला लीजिए। ठीक है, अब बताएगा कि हाँ हमारा जो भी बैठक का काम था वो सब हो गया है, अब आप सत्रावसान कर दीजिए, है ना। तो राष्ट्रपति करता है, कौन देता है परामर्श, प्रधानमंत्री। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, सरकार क्या योजना पर कार्य कर रही है, क्या नीतियाँ ला रही है, वो सब के ऊपर कार्य जो नीतियों की घोषणा कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तो आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। चलो अन्य कर्तव्य देखते हैं। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नीति आयोग से पहले क्या था, योजना आयोग था। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। अपने योजना आयोग को रिप्लेस करके क्या गया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है, इन सब का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। जो जल सेना है, वायु सेना है, थल सेना है ना, इनका मैंने बोला सर्वोच्च सेनापति अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति है, और राजनीतिक प्रमुख पूछा जाए तो प्रधानमंत्री है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, लेकिन राजनीतिक प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री। ओके, चलो। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ठीक है, अगर आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर जो भी आपदा प्रबंधन के कार्य हो रहे हैं तो किसकी निगरानी में होगा, उनका प्रमुख कौन होगा, हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों, देखो मैंने आपको राष्ट्रपति के लेक्चर में बताया था कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ होती है कि वो राजदूतों की, राजनयिकों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो उसके संबंध में जो सलाह देता है कि किसको नियुक्त करना है तो प्रधानमंत्री करता है ना। चलो प्रधानमंत्री की योग्यता देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है, किसी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उम्र, एज मिनिमम 25 ईयर होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 25 वर्ष या 25 वर्ष से जो अधिक आयु का व्यक्ति है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री बनता है ना, ये सारे तो योग्यता होनी ही चाहिए। साथ में अगर कोई निर्वाचित होना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो वो या तो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है या तो राज्यसभा का। कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होगा तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। और एक कंडीशन एक और है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और उस कंडीशन में ना वो तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री पद पर आसीन है तो क्या उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना तत्कालीन समय में आवश्यक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तब भी प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन जिस समय उसे नियुक्त किया गया उसके 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर उसे दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, अन्यथा उनका पद जो है वहाँ से हट जाएंगे, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने के भीतर ये भी आपको याद रखना है, कितने महीने के भीतर सदस्यता लेनी है, 6 महीने के भीतर, चाहे राज्यसभा का ले चाहे लोकसभा का ले। ठीक है, शपथ, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और क्या शपथ दिलाते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, वेतन,
वेतन प्रधानमंत्री का जो वेतन है, अलग से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता उनको, जो अन्य सांसदों को वेतन मिलता है ना, सांसद के सदस्य की भांति वेतन मिलता है, और इसका निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। और ये जो वेतन है, प्रधानमंत्री का जो वेतन है, वह संचित निधि पर भारित नहीं होता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री। तो जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताया, सेम वैसा ही आपको मुख्यमंत्री के बारे में याद करना है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वो हमने केंद्र के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन था? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन था? प्रधानमंत्री। सेम वैसे ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल सदन में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। तो मैंने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, वैसे मुख्यमंत्री भी नियुक्त होता है। वहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कौन कर रहा है? राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। बाकी जो कार्य मैंने प्रधानमंत्री के बताया, सेम वैसे मुख्यमंत्री के हैं अपने राज्य में। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता, दोनों को हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं, इसे डिफरेंस टेबल या स्टेबल फॉर्म में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। वो केंद्र के बारे में, ये राज्य के बारे में, कुछ अदर चीज़ें नहीं है। फैक्ट है। आप एक को अगर पढ़ेंगे तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो क्या चीज़ डिफरेंस है वो आपको याद होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद है महान्यायवादी का 76 में है, तो राज्य के महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 है। आपको तो ये दोनों याद होने चाहिए कि राज्य का जो भारत का महान्यायवादी है वो अनुच्छेद 76 में है और राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। ठीक है, अब देखिए महान्यायवादी है, केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। कौन? महान्यायवादी। ठीक है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है महान्यायवादी। अब राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो वो तो राज्य का है ना, इसलिए राज्य का है तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होगा? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, सेम वैसे ही पढ़ना है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देगा? केंद्र का है तो महान्यायवादी, और राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देगा? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? भाई मैंने पहले बताया था, पीएम की सलाह पे कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। केंद्र का है ना, तो पीएम और राष्ट्रपति दोनों आ रहे हैं महान्यायवादी में। सेम वैसे ही राज्य के महाधिवक्ता में राज्य का है, इसलिए नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, और सलाह कौन दे रहा है? सीएम, मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब महान्यायवादी को अगर शपथ मतलब जो क्या बोलने से उनका कार्यकाल है, या जैसे उनको मतलब पद पर जो वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, वह सब केंद्र का है, महान्यायवादी है, इसलिए राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, और राज्य का है तो राज्यपाल। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता है तो राज्यपाल। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि हमारा संविधान दोनों के, चाहे वो महान्यायवादी हो या महाधिवक्ता हो, दोनों के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं करता, मतलब उल्लेख ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो महान्यायवादी है और राज्य का महाधिवक्ता है, दोनों अपने अपने नियुक्ति करता है, यानी महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह अपने पद पर बना होगा। सेम वैसे ही राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वह अपने पद पर बना होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। महान्यायवादी के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो दोनों का सेम है लगभग, क्या डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए दोनों के लिए, महान्यायवादी के लिए भी, महाधिवक्ता के लिए भी। ठीक है, अब देखिए महान्यायवादी है, केंद्र का है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ये योग्यता होनी चाहिए। केंद्र का है, केंद्र में क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होती है? उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 5 साल कार्य किया हो, या तो हाई कोर्ट में 10 साल वकालत किया हो। ठीक है, महान्यायवादी बनने के लिए या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, अगर न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है तो जस्ट डबल 10 साल तक वकालत किया हो। ठीक है, अधिवक्ता रहा हो, ये महान्यायवादी के लिए योग्यता जरूरी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति के अनुसार, यानी राष्ट्रपति के नज़र में विधिक मामलों का जानकार हो, ज्ञाता हो। ठीक है,
तो महान्यायवादी के लिए ये योग्यता है। महाधिवक्ता में क्या डिफरेंस है, ये राज्य का है इसलिए, ठीक है। तो राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट। तो महाधिवक्ता के लिए क्या योग्यता होगी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखनी होगी, ठीक है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है वही महाधिवक्ता बनने की योग्यता होगी, ठीक है। तो क्या देखते हैं उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो जो हाई कोर्ट से अधीनस्थ जो कोर्ट होते हैं ना, अधीनस्थ न्यायालय, उसमें न्यायाधीश के रूप में या तो 10 साल कार्य किया हो, ठीक है। न्यायाधीश के रूप में अपने जो भी अधीनस्थ न्यायालय है हाई कोर्ट के अंदर, उनमें से किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में 10 साल न्यायाधीश यानी जज के रूप में कार्य किया हो। अन्यथा मतलब इसके अलावा अगर वो नहीं है तो हाई कोर्ट में ही 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, उसे हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं, ठीक है। तो महाधिवक्ता के लिए भी सेम यही है, या तो अधीनस्थ न्यायालय में वो 10 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा, या तो हाई कोर्ट में ही 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। महान्यायवादी को क्या अधिकार है और महाधिवक्ता को क्या अधिकार है, देखो एक साथ देख रहे हैं क्योंकि आपको एक साथ याद करना है दोनों को, ठीक है। केंद्र में महान्यायवादी है और राज्य में महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी क्या करते हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। वैसे ही राज्य के लिए जो महाधिवक्ता है उसको राज्य के किसी भी राज्य क्षेत्र में, है ना, राज्य के अंदर जो भी क्षेत्र है उसमें किसी भी अदालत में जाकर सुनवाई का अधिकार है, ठीक है, राज्य के भीतर, और एक केंद्र के भीतर किसी भी राज्य में, ठीक है। अब महान्यायवादी के बारे में देखते हैं। तो महान्यायवादी संसद के किसी भी कार्यवाही में सम्मिलित हो सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार स्टेटमेंट में ऐसा पूछा जाता है कि महान्यायवादी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, वो संसद की किसी भी कार्रवाई में, जब संसद की बैठक चल रही है तो कार्रवाई में भाग ले सकता है, आ सकता है ना, और वहाँ पे अपना विचार भी रख सकता है कि मेरे को ऐसा ऐसा लगता है। लेकिन जब वोटिंग होती है ना, किसी भी बिल पे या किसी टॉपिक पे वोटिंग चल रही है तो वो मत नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो संसद का सदस्य है ही नहीं, ठीक है। वैसे ही सेम महाधिवक्ता के लिए है कि वो विधानमंडल के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपने विचार भी रख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, ठीक है। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाते हैं। चलिए महान्यायवादी के बारे में और कुछ देखते हैं। जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का कोई नियमित नौकरशाह नहीं है। सेम वैसे ही महाधिवक्ता भी राज्य सरकार का कोई नियमित नौकरशाह नहीं है। जब इन्हें सरकार चाहेगी आवश्यकता अनुसार बुलाएगी, और जब नहीं बुला रही है तो वह निजी मतलब न्यायालयों में अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है, दोनों, ठीक है। जब दोनों की आवश्यकता होगी तो सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार बुलाएगी, और जब नहीं बुला रही है तो वो अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है, कहाँ, कोर्ट में, ठीक है, न्यायालय में। सॉलिसिटर जनरल के बारे में देखें तो सॉलिसिटर जनरल यह महान्यायवादी के अधीन कार्य करता है, और ये भी कोई संवैधानिक पद नहीं है। यह भारत के महान्यायवादी के अधीन उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व करता है कौन, सॉलिसिटर जनरल। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देखते हैं कि हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ फॉर्म में है, ठीक है। आप भी साथ में ऑप्शन मतलब बताते जाइए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 76। भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है, संसद में महाभियोग पारित करके, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके, केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। तो जब मैंने आपको बताया कि महान्यायवादी को कैसे हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं ना, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है केंद्र सरकार की सिफारिश पर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। भारत का महान्यायवादी निम्न में से कौन सा कार्य कर सकता है, तो वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। भाई भारत सरकार ने ही अपॉइंट किया है तो भारत सरकार के खिलाफ कैसे सलाह देगा। भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। हाँ, ये तो मैंने बताया कि अगर उनका आवश्यकता अनुसार बुलाया जा रहा है, जब तक नहीं बुला रहा है तब तक वो अपनी निजी वकालत जारी रख सकते हैं, ठीक है। बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है, नहीं। अगर आपराधिक मामले कर रहा है और व्यक्ति का बचाव करना है तो सरकार की अनुमति आवश्यक है, इसलिए
ये भी गलत हो गया। सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक बन सकता है, तो ये भी गलत है, ये तो लाभ का पद हो गया ना फिर। तो आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, देखिए आप, संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो यहाँ तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा, सभी। ठीक है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। कोई व्यक्ति है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि मैंने बोला था ना, किसी भी सदन का सदस्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, कब, किस कंडीशन में किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऐसे ही एग्जाम हॉल में भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और लगता है सब सही है, सब सही है। तो आपको अच्छे से सोचना है और बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में कर्तव्य, अच्छे से देखिएगा, आपसे भी बनेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी, इनमें से सभी। तो क्या है इसका आंसर, क्या है आंसर बताइए। सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए किसके प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी, लोकसभा, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। जनता का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है, लोकसभा, है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका आंसर आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए कल के लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।